CRM is customer relationship management, but it has two things. एक है आपका लीड मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है पोस्ट सेल्स। ट्राई सिटी में ब्रोकर इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको डर लगता है या वो उनको समझ नहीं आता है? ये किस तरह से यूज़फुल होता है, मतलब ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए या बिल्डर्स के लिए? तो देखिए संदीप जी, इसमें क्या होता है कि जो कोई पर्सन ले रहा है, CRM ले रहा है, तो उसको इसको सीखने के लिए अपनी टीम को उसको ट्रेन करने के लिए क्या ज़्यादा टाइम लगता है? एक्सपेंसिव है ये? नहीं, देखिए, लेकिन CRM क्या है, CRM आपको सारी की सारी लीड एक जगह इकट्ठी करके दे देता है कि हाँ ये आपकी लीड्स है सारी की सारी। तो आप ये कहते हैं कि मतलब इसको अगर कोई यूज़ करेगा तो क्या उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी? नमस्कार एंड वेलकम, स्वागत है आपका लेट्स टॉक रियलिटी, जहां पे बात होती है रियल एस्टेट के उन फैक्ट्स की जो आपको कोई नहीं बताता। रियल एस्टेट में डील क्लोज होती है, ब्रोकर डील क्लोज करता है, बिल्डर घर बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे कौन बनाता है? वो जो लीड पे सबसे पहले कॉल करता है। एक ब्रोकर के पास 1000 लीड्स आती हैं, लेकिन उसमें से डील कितनी क्लोज होती हैं? 2 या 3। रीज़न क्या है? याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया, कॉल नहीं कर पाए, क्योंकि डेटा जो है वो रजिस्टर में है या व्हाट्सएप पे है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, ट्राई सिटी स्पेसिफिक इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया जो कि जिसको हम बोलते हैं CRM। और ये वर्ड रियल एस्टेट में बहुत कॉमनली आज यूज़ हो रहा है। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट कंपनीज़ की, तो वहाँ पे एक CRM के लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, एक एम्प्लॉय, डेडिकेटेड एम्प्लॉय होता है। सो आज हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि CRM आखिरकार रियल एस्टेट की जर्नी को कैसे चेंज कर रहा है, क्या उसका रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन लीड्स को ट्रैक करना, उनको समझना, उनका पूरा लेखा जोखा रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दो ऐसे पर्सन जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज वो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं और उनसे हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और कैसे ट्राई सिटी स्पेसिफिक होकर उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। वो हैं मिस्टर निखिल सैनी एंड मिस्टर वीरेंद्र सिंह। स्वागत है सर आप दोनों का हमारे इस पॉडकास्ट में, वेलकम। तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे आपको लगा कि ट्राई सिटी में इस रियल एस्टेट में इस CRM सॉफ्टवेयर की नीड है? संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया है और थोड़ा-सा मैं बताता हूँ कि जो रियल एस्टेट है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फ़ॉलो-अप और रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है। बिल्कुल। यहाँ पे जो एक क्वेरी स्टार्ट होती है, वो आपकी चाहे वेबसाइट से होगी या बहुत ही पोर्टल्स हैं जिस पे हमारे रियल्टर्स लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स। तो एक जो क्वेरी आती है, उसकी एंड तक की जर्नी को अगर हम मैन्युअली कैप्चर करना चाहें, जिसमें कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कस्टमर से पहली कॉल होगी, उसके बाद उसकी साइट विज़िट प्लान करनी है, उसको प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजनी है ना? या फिर उसके बाद उसको लोकेशंस भेजनी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगर मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी लीड्स जो हैं हमारी, वो स्किप हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही एक CRM की जो ज़रूरत है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो वीरेंद्र सर आप बताइए, CRM एक्चुअल में एक नॉर्मल पर्सन जो देख रहा है, हमारी ऑडियंस है, CRM है क्या? नॉर्मल अगर हम वर्ड्स में बात करें। सो बेसिकली जो निखिल सर ने बताया है, बेसिकली हम डेटा, जो आज का टाइम है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन का टाइम है। सो डेटा जनरेट होता है हमारे पास, काफ़ी चैनल्स हैं डेटा को जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम डेटा को सिक्योर करें, डेटा पे काम करें और डेटा को हम जो है उससे एक बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन निकालें। सो CRM बेसिकली यही काम करता है। ये डेटा किस तरह का सर? लाइक लीड्स है, जी। ठीक है। आपके पास लीड्स हैं, आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, आपके रिसेप्शन पे कोई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपके पास डेटा हो रहा है आपके जी। पास, तो उसमें बेसिकली CRM का रोल क्या रहता है कि डेटा को सिक्योर करना, कि आपका डेटा सिक्योर रहे, ठीक है। उस पे आपकी टीम वर्क करे एफिशिएंटली और उसके बाद जो है उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। जी। तो बेसिकली CRM का यही काम रहता है। तो CRM ये वर्ड, इसकी एब्रिविएशन क्या है? हाँ, CRM की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हाँ, आपको एक इसमें भी थोड़ा-सा है। CRM जनरली होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
तो अगर हम बात करते हैं मोस्टली हम देखते हैं तो सभी लोग सीआरएम सीआरएम ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये सिर्फ सीआरएम नहीं है। जब हम बात करते हैं लीड्स की, तो उसको जब मैनेज करना है उसके लिए होता है एलएमएस, लीड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो एक सीआरएम जो है उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्री सेल्स यानी कि लीड मैनेजमेंट सिस्टम, आपके पास जो भी लीड्स आ रही हैं उनको मैनेज करने के लिए। दूसरा होता है पोस्ट सेल्स, जब आपकी कोई भी लीड बुकिंग स्टेज पे पहुंचती है, उसके बाद उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको उनको पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर्स भेजने हैं, है ना? या फिर एज़ अ बिल्डर आपने देखना है कि मेरी क्या कलेक्शन है, मेरी कौन-सी डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो चुके हैं। सो सीआरएम कंप्राइजेज़ ऑफ 2 मॉड्यूल्स, प्री-सेल्स एंड पोस्ट-सेल्स। प्री-सेल्स को हम लोग बोलते हैं लीड मैनेजमेंट सिस्टम जी। एंड सेकंड है पोस्ट-सेल्स। So CRM is customer relationship management, but it has two things. एक है आपका lead management system और दूसरा है post sales. ठीक है। सो ट्राई सिटी में ब्रोकर इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको डर लगता है या वो उनको समझ नहीं आता है ये? So देखिए सर, ब्रोकर्स की अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, मैं आपको कई एग्जांपल्स बता सकता हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स आए हैं जो पहले किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे थे, अभी उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। वो पहले ही दिन से चाहते हैं कि हमारा सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो, वो सीआरएम पे जा रहे हैं। लेकिन यस, आपने बिल्कुल राइटली कहा कि ब्रोकर्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। आज से हम अगर 1 डेढ़ या 2 साल पीछे चले जाते हैं, तो उस टाइम में क्या था कि एक ऐसी परसेप्शन बनी हुई थी मार्केट में कि जो सीआरएम है जी, इसको तो सिर्फ़ बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, जी। सीआरएम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिथ है, अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में अगर एक सिंगल एजेंट भी काम कर रहा है, आप एज़ अ फ्रीलांसर अपना काम कर रहे हो प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए सीआरएम बहुत ज़रूरी है। सीआरएम से आज की आप हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे मोबाइल पे हैं। आपने यूज़ करना है, आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको कोई डेस्कटॉप नहीं चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे अवेलेबल हैं। हमारी आईओएस, एंड्रॉयड दोनों जगह पे मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। जी। पहले ये ज़रूर होता था, परसेप्शन थी जैसे मैंने कहा, है ना? लेकिन अब वो परसेप्शन धीरे-धीरे ख़त्म हो चुकी है। जैसे-जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जैसे-जैसे नए एजेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि डाटा का क्या महत्व है। हम डाटा को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते जी। सो आप दोनों की जो वर्क व्यू की जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई? मतलब बिफोर वर्क व्यू मतलब कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और आपने इस चीज़ को शुरुआत करी? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है जी। और निखिल जी का जो बैकग्राउंड है वो सेल्स का है। तो हम एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जी। सो वहाँ पे हमने काफ़ी सीआरएम्स पे भी काम किया। तो फिर हमने थोड़ा मार्केट में भी, जैसे निखिल सर काफ़ी मार्केट में जाते थे, तो इन्होंने काफ़ी देखा कि सीआरएम्स में भी कई प्रॉब्लम्स हैं कि सीआरएम भी लोग सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीआरएम्स हैं। तो हमने फिर एक सीआरएम को ही रिफ़ाइन करने का जो है हमने एक आइडिया जो हमने शेयर किया। जी। तो संदीप जी, ऐसा था कि जैसे हम वी वर वर्किंग आई थिंक 5 इयर्स हमने इकट्ठे जॉब की जॉब इन करी अ आपने। एमएनसी, जी। व्हिच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड एमएनसी। ठीक है। मतलब आप सो एक ही कंपनी में थे यस, हम दोनों? लोग एक ही कंपनी में जी। थे। हम दोनों सर वीरेंद्र जी डेवलपमेंट में थे एंड आई वाज़ इनटू बिज़नेस डेवलपमेंट। ठीक है। तो एज़ अ सेल्स पर्सन मैं भी सीआरएम्स यूज़ करता था जी। एंड मैं जहाँ पे जाता था कस्टमर से मिलने के लिए, तो वहाँ पे कई सारे और सीआरएम, कोई कोई सीआरएम यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा उनसे कई बार क्वेश्चन होता था कि सर क्या आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? तो आई थिंक 70 टू 80% ऐसी कंपनीज़ थी यहाँ पे, आप कह लीजिए कि ओनर्स ने पैसे तो स्पेंड कर दिए, लेकिन उनके एंड यूज़र्स प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करते थे। ओके। सो देयर हमारे माइंड में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएँ, जिसको हमारी इंडियन वर्कफ़ोर्स जो है वो यूज़ कर सके। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो अभी जितने भी सीआरएम्स हैं मोस्टली वो एक यूएस के ट्रेंड पे चल रहे हैं। जैसे यूएसए की, या आप कह लीजिए बिल्कुल, अदर हाँ। कंट्रीज़ की बिल्कुल सही। सेल्सफोर्स काम करती है। जी। लेकिन
हमारी इंडियन जो सेल्स फोर्स है या वर्क फोर्स है वो थोड़े अलग तरीके से काम करती है, इंडिया की मार्केट अलग तरीके से काम करती बिल्कुल है। सही है। तो उस वजह से देयर आई फाउंड अ गैप कि यार यहाँ पे ना हमें कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जिससे कि ओनर को तो बेनिफिट हो ही हो। ओनर को बेनिफिट कब होगा? जब उसका यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। बिल्कुल सही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इजी सीआरएम बनाएं जिसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए एंड जिसका सबसे बड़ा यूएसपी हो कि जो एक सेल्स पर्सन है वो उसको यूज करे। सो दिस वाज आवर मेन आइडिया कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको कोई भी सेल्स पर्सन, चाहे वो 20 साल का है चाहे वो 60 साल का है, वो उसको यूज करे। जी। देन हमने फाइनलाइज किया कि चलो हम अपना स्टार्टअप करते हैं एंड एक सीआरएम बनाते हैं। तो अब रियल एस्टेट स्पेसिफिक ही आपने इसको डिजाइन किया फिर? सो आगे बात आ जाती है कि हमारे माइंड में ये तो क्लैरिटी आ गई कि हमने सीआरएम बनाना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप जी। है ना? और वो गैप किस चीज का है? वो गैप है यूजेबिलिटी का, कि सिस्टम पे ओनर्स तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनर्स पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एंड यूजर उसको यूज नहीं कर रहा। तो आइडिया क्लियर था, हमारा पर्पस क्लियर था। देन अगेन हमारे माइंड में स्टक हुआ कि अगर हम अब एक जेनरिक प्रोडक्ट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जेनरिक क्या होता है। जेनरिक सीआरएम वो होता है जो हर सेल्स कंपनी, चाहे वो टेलीकॉम की है, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है ना, तो वहां पे जो सीआरएम मतलब जो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है। हाँ, तो हम लोग उनको जेनरिक सीआरएम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज जी। में। तो वो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट थी, तो वहां पे हम अगर करते तो दैट वाज कंपटीशन बहुत था। वेरी बिग कंपटीशन एंड वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड फर्म। सो वी डिसाइडेड कि मैंने और वरिंदर सर ने सोचा कि यार हम एक ऐसी इंडस्ट्री पकड़ते हैं जहां पे हम एक जेनरिक प्रोडक्ट बनाएं और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत हो। ठीक है। देन वी थॉट कि यार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाया जाए, हमने बड़ा क्योंकि टिकट साइज हाँ, देखा। टिकट साइज टिकट की भी साइज बात है सर, और रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लीड जनरेशन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। बिल्कुल सही। जी। मैं आपको बताता हूँ, ऑन एन एवरेज एक बिल्डर महीने का 8 से 10 लाख रुपए लीड जनरेशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज पे खर्च करता है। एंड मतलब ये आप बड़े बिल्डर की बात कर रहे हैं या जो? आप कह लीजिए सर मिड सेगमेंट के बिल्डर, ओके। है ना? 8 से 10 लाख पर 8 मंथ। to 10 lakhs is an average spent which is on lead generation and marketing। ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एक बिल्डर के लिए, हम मार्केटिंग स्पेंड की अगर बात करते हैं तो मेजरली ना दो एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, हम उसको कैटेगराइज करते हैं। वन इज मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन कॉस्ट एंड सेकंड इज जो उन्होंने सेल्स टीम रखी है सर, वो भी तो एक कॉस्टिंग है। बिल्कुल सही है। सैलरीज इनको देना है। सैलरीज देनी है, दैट इज अगेन अ कॉस्टिंग, है ना? तो हमने सोचा कि रियल एस्टेट को फाइनलाइज करते हैं एंड देन वी स्टार्टेड सम रिसर्च। ओके, वहां से जन्म हुआ वर्क व्यू का। तो टेक्निकली पूछना चाहूँगा वीरेंद्र सर, जैसे किस तरह से यूजफुल होता है, मतलब ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए या बिल्डर्स के लिए? तो देखिए संदीप जी, इसमें क्या होता है कि जो लीड जनरेशन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, तो लीड्स आपको कई चैनल से आती है। आपको फेसबुक से आती है, मैजिक ब्रिक से आती है, तो कई प्लेटफॉर्म है जहाँ से लीड आती है। ठीक है, जी। तो उन लीड्स को कैटर करने के लिए, उन लीड्स को एक ही जगह पे लाने के लिए सीआरएम में जो है इंटीग्रेशंस रहती हैं। तो इंटीग्रेशंस के थ्रू हम सीआरएम में एक जगह डेटा को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आपके पास इतना डेटा हो जाता है कि अब उस पे काम कैसे करना है, उसके फॉलोअप्स कैसे लेने हैं, उस पे आपका जो सेल्स पर्सन है वो कैसे कॉल करेगा, कैसे उसको याद रखेगा कि मैंने किससे क्या बात की थी। तो उसके लिए हमने उसमें जो है फॉलोअप्स के प्रोविजंस दिए होते हैं। तो फॉलोअप्स आपके रहते हैं, आपको लीड, आप पूरे लीड की जो जनरेशन से लेके उसके कन्वर्ट होने तक आपको पूरी हिस्ट्री मिलती है कि क्या क्या आपकी लीड से बात हुई है। तो इतना विदाउट एनी सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है कि आप किसी डायरी पे नोट करके रखो। तो सीआरएम बेसिकली आपको यही प्रोविज़न देता है कि आप पूरी लीड की जर्नी देख सकते हो कि आपके पास लीड्स कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको जो है मैक्सिमम कन्वर्जन्स दे रहा है, मैक्सिमम विजिट्स दे रहा है, तो वो आपको सीआरएम ही बता सकता है। रियल एस्टेट में असली आरओआई कौन बना रहा है? वही इन्वेस्टर जो किसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि असली डील्स राइट इन्फॉर्मेशन और मार्केट इनसाइट कम्युनिटी के थ्रू मिलती हैं।
अगर आप भी बनना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर तो जुड़िए ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ, जहां पे आपको मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस, डायरेक्ट बिल्डर डील्स और मार्केट डील्स का अर्ली एक्सेस जो हर किसी को नहीं मिलता। तो ज्वाइन, क्लिक ऑन बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक, ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी वेयर स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रो टुगेदर। तो सर, लीड जनरेशन के चैनल्स की आपने बात करी, मतलब किस किस सोर्स से लीड आती है, वो कौन कौन से मतलब सोर्सेज हैं? सो बेसिकली वैसे तो सीआरएम हमारा इंटीग्रेट रहता है कम से कम 200-250 जो है चैनल्स हैं उनके साथ। बट अगर हम ट्राई सिटी की बात करें तो मेनली फेसबुक है, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है और कुछ IVRS चैनल्स हैं। एंड इसके अलावा व्हाट्सएप है, आजकल काफ़ी व्हाट्सएप पे भी इंस्टाग्राम भी है सर क्या इसमें? इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है आपका लीड्स चैनल्स रहते हैं। तो ऐसे कई चैनल्स हैं जिनके साथ हम कनेक्ट रहते हैं। जी, तो बेसिकली अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं तो आपको क्या है कि हर चैनल पे जाके लीड्स को चेक करना पड़ता है। लेकिन सीआरएम क्या है, सीआरएम आपको सारी की सारी लीड एक जगह इकट्ठी करके दे देता है कि हाँ ये आपकी लीड्स हैं सारी की सारी, और किस स्टेटस में आपकी जो है लीड्स मूव करेंगी, कैसे लीड्स आपकी जो है लीड्स का जो लाइफ साइकिल कैसा रहेगा वो आपका जो है सीआरएम डिफाइन करता है। ठीक है। तो निखिल सर, जैसे लीड आ रही है, अब कोई बंदा सोशल मीडिया पे चला गया, हर कोई है सोशल मीडिया पे, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया में फेसबुक पे जा रहा हूँ मैं, तो वो तो वैसे ही कोई क्लिक कर रहा है, क्या वो लीड बन जाएगी क्या वो? देखिए, ऐसा रहता है कि ये थोड़ा-सा टेक्निकल प्रोसेस रहता है। होता क्या है कि ना बड़े अलग-अलग से कैंपेन्स रहते हैं। आज की डेट में हम बिल्डर्स की बात करते हैं तो उनको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है ना? उनको विज़िबिलिटी भी देनी है, उनको एंगेजमेंट भी लेके आनी है सोशल मीडिया पे। क्योंकि आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कस्टमर, अब आप देखिए कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन आपका कस्टमर तो अक्रॉस इंडिया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी क्वेरीज आती बिल्कुल हैं। सही है। तो वो कस्टमर आपको सबसे पहले ऑनलाइन चेक करता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपने जैसे पूछा कि वो क्वेरी बन जाती है, नहीं। कई बार आप क्लिक करते हैं तो आप बिल्डर के पेज पे जाते हैं, उसकी वेबसाइट पे ले जाते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे बिल्डर्स लेके आते हैं, है ना? मैं आपको कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ कि क्वेरी कहाँ से बनती है। जी, आप जनरली देखते हैं संदीप जी, आप फ़ेसबुक चला रहे हैं, आपको कोई वहाँ पे ऐड दिख गई, बिल्कुल दिख ठीक रही है? है। आपको लगा कि अच्छा ये मैं देखता हूँ कि अच्छा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? तो आपने जैसे ही उस पे क्लिक किया, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन्स आ जाते हैं आते कि हैं। आप कब तक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं? आप विज़िट कितने दिन में करोगे? तो वहाँ पे आप क्वेरीज़ भरते, अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी सीआरएम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी, वो आपके फ़ेसबुक अकाउंट में ही रहेगी, ठीक है? जब तक आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाला आपको एक एक्सेल डाउनलोड करके नहीं भेजेगा, तब तक आपको वो क्वेरी नहीं आएगी। ठीक है। तो सीआरएम सबसे पहले क्या करता है कि जैसे ही ये एक क्वेरी बनी, उसको विदिन मिलीसेकंड्स वो आपके मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि संदीप जी ये आपके पास एक क्वेरी आई है, इस बंदे का 1.5 करोड़ का बजट है और ये 2 महीने में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, आपने जैसे एक सिंगल क्लिक किया वहीं पे नंबर है, आप इंस्टेंटली उससे बात कर सकते हो। तो सर, अगर वो 10 जगह क्वेरी जनरेट कर रहा है? अब रियल एस्टेट में सबसे बड़ा टर्निंग फैक्टर क्या है? लीड की एंगेजमेंट। आप फेसबुक के या आप कोई भी ऑनलाइन इकोसिस्टम को अगर समझते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने जैसे ही फेसबुक के प्रॉपर्टी की इंक्वायरी डाली, तो फेसबुक के एल्गोरिथम्स समझ आते हैं कि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, संदीप जी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फेसबुक तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। फेसबुक को पता लग गया कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो वो विदिन नेक्स्ट मिलीसेकंड्स आपकी फीड में आप देखोगे तो आपको प्रॉपर्टी की एड्स आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हो गया आजकल। ऐसा जी। होता है ना? जी। लेकिन अब आपने पहली क्वेरी भी डाल दी, वो आ गई ए कंपनी को, दूसरी भी डाल दी, तीसरी भी डाल दी, चौथी भी डाल दी। अब आप किसकी तरफ एंगेज होंगे? जिसकी आपको सबसे पहले कॉल आ जाएगी, अच्छा। ठीक है? तो यहाँ पे ये सीआरएम का फर्स्ट बेनिफिट है कि हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो एंगेजमेंट है, उसको इंस्टेंट कर रहे हैं। आपको साथ की साथ जो है लीड के मैसेजेस आ जाते हैं, जी। आप साथ के साथ उनको फ़ॉलो अप कर लेते हो
और आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट में क्या चलता है, मेरी जैसे ही पहली फ्रूटफुल कॉल हुई, तो कस्टमर क्या कहता है कि जी मेरे को डिटेल्स भेज दो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक कैटलॉग्स बनाए हुए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के ई कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आप प्रोजेक्ट की वीडियोस होगी, मैप्स हो गए, या फिर अगर वो क्वेरी आप तक पहुंचना चाहती है तो उसको गूगल मैप की डायरेक्शंस भी चली जाती हैं। ओके। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं। दूसरा क्वेरी कैसे बनती है, ये तो मैंने आपको फॉर्म वाला बताया। सेकंड क्या होता है कि आपने देखा होगा वहाँ पे व्हाट्सऐप का बटन लगा होता है, लगा नीचे लगा होता है ना? आजकल जी। तो वो जैसे ही उस व्हाट्सऐप के बटन पे क्लिक करता है कोई भी पर्सन, तो वो उसकी एक चैट ओपन कर देता है। तो वहाँ पे वो चैट कर सकता है। और यहाँ पे अब क्या है कि बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे कि हमारे चैटबॉट्स जो हैं वो कस्टमर से वहीं पे बात कर सकते हैं। सो वीरेंद्र सर, ये चैट बोर्ड क्या होता है? सो बेसिकली चैट बोट जैसे आप चैट और बोट, तो बोट बेसिकली क्या होते हैं, बोट आपके रोबोट्स की तरह काम करते हैं। लाइक कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ऑटोमेटिक जो आपको रिप्लाई करता है, तो उसको हम बोट्स कहते हैं। लाइक अभी हम चैट बोट की बात करते हैं, मतलब रोबोट्स को शॉर्ट में बोर्ड बना दिया है। बोट बोट बेसिकली जो ऑटोमेटिक आपके रिप्लाईज करते हैं, जो ऑटोमेटिक आपको जो है, जो भी आप क्वेश्चनिंग करते हो या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई करते हैं। जी। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हाट्सएप में, लाइक जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में क्या है कि हमारे कुछ हम बोट्स जनरेट कर सकते हैं, बोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही यूज़र आता है, तो यूज़र को आप 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो रिप्लाई करने के लिए, बिल्कुल सही। तो बोट्स क्या होते हैं, आपकी जगह रिप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपने व्हाट्सएप पे आके कोई मैसेज किया, तो आपको साथ के साथ रिप्लाई मिलता है कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कौन सा प्लॉट देख रहे हो, रेजिडेंशियल देख रहे हो, या आप कुछ कमर्शियल देख रहे हो, तो वो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करता है। तो उस पे जब आप दोबारा रिप्लाई करते हो, तो नेक्स्ट आपको आंसर फिर बोट देता है। तो ये एक जो मैसेजिंग है, जो वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। राइट? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सीआरएम्स हैं आजकल, जो सीआरएम्स क्या है, वो आपके बोट के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप बोट के साथ जो भी आप टेक्स्ट मैसेजिंग करते हो, जो भी आपको रिप्लाईज मिलते हैं, तो वो आपके सीआरएम के अंदर पुश हो जाते हैं। तो आपका जो सेल्स पर्सन है, वो आप वह वैसे जो मैंने बताया था कि हिस्ट्री में देख सकता है कि क्या बोट ने क्या बात की है, और कितना इंटरेस्टेड ये लीड है, वो वहाँ से आपको पता चल जाता है। ओके। तो जो चैट बोर्ड है, इसमें ऑलरेडी डाटा फीड होता है उस प्रोजेक्ट को रिलेटेड, तब रिप्लाई करता है? वो रिप्लाई कैसे करता है? यस, ये जो है सेटिंग्स हैं, व्हाट्सएप में आपको सेटिंग्स मिलती हैं, तो वहाँ से आपके बोट्स क्रिएट होते हैं। तो बोट्स को आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी जो भी नॉलेज है, वो आप उसको ट्रांसफ़र करते हो कि मेरे को इस तरह के रिप्लाईज चाहिए। इवन आप उसमें बटन्स और एनीथिंग आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, इमेजेस प्रोवाइड कर देते हो। जी। जैसे ही मैंने बोट से पूछा कि मेरे को कुछ लाइक प्लॉट चाहिए। प्लॉट चाहिए, या मेरे को कुछ इस फ्लैट तरह का मैं चाहिए। फ्लैट देख रहा हूँ, तो वो आपको इमेजेस भी सेंड कर देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी है जो आप बोट में एक्चुअली रेडी करते हैं। जी। तो निखिल सर, अभी जैसे ट्राई सिटी में जो सिचुएशन चल रही है, तो ये मतलब डिफ़िकल्ट है इसको यूज़ करना? जैसे कोई पर्सन ले रहा है, सीआरएम ले रहा है, तो उसको इसको सीखने के लिए, अपनी टीम को उसको ट्रेन करने के लिए क्या ज़्यादा टाइम लगता है? एक्सपेंसिव है ये? नहीं, देखिए, सीआरएम एक्सपेंसिव नहीं है। आपकी जो लीड्स मैं कहता हूँ जो लॉस्ट हो रही हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ओके। ठीक है? और हम अगर बात करते हैं कि ये सीआरएम को सीखना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये बड़ा टीडियस और बड़ा लंबा टास्क है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपका सिस्टम, अगर आप कहते हैं कि मुझे आज सीआरएम इम्प्लीमेंट करना है, तो जो आपका लीड्स मैनेजमेंट वाला काम है, वो तो आप मान के चलिए विदिन 48 आवर्स अप एंड लाइव हो जाता है। ओके। क्योंकि अब सिंस हम लोग सिर्फ रियल एस्टेट जेनरिक कंपनी है, हम लोग सिर्फ रियल एस्टेट के सीआरएम्स बना रहे हैं। जी। स्टार्टिंग से लेके अगर मैं बात करता हूँ, व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी इन 2019, अब तक वी हैव डन 1200 प्लस इम्प्लीमेंटेशंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है? सो वी कैरी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हमें पता है कि एक एजेंट है तो उसको ये स्टार्टिंग है, उनको ये बेसिक चीज़ें पहले अपनी सॉर्टेड करनी है। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्योस क्रिएट हो रखा है, एक मेस क्रिएट हो रखा है, लीड्स का कुछ अता पता नहीं है, है ना? तो वो हमारा एक स्टार्टर
बना हुआ है सारा सिस्टम, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं मैक्सिमम 48 आवर्स। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो आपके पास जाएगी, आपको बताएगी और फिर उसकी ट्रेनिंग देगी, ओके। है ना। सो इट इज़ नॉट अ वेरी टीडियस टास्क। तो आपने जैसे कहा 1200 प्लस आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो अभी जो आपका करंट जो क्लाइंट प्रोफाइल है वो कैसा है? बिल्डर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं या फ्रीलांसर हैं, कैसा है वो? सो इट इज़ अ मिक्स संदीप जी। हमारे पास हर तरीके के क्लाइंट्स हैं। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका 300 से 400 लोगों का टीम साइज है। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। सो सीआरएम सबके लिए है, डाटा सबको मैनेज करना है। आने वाले टाइम में डाटा इज द नेक्स्ट ऑयल। आपने ये कहावत सुनी होगी कहीं ना कहीं। डाटा इज न्यू गोल्ड माइन, ये भी कहते हैं। सो जो जितना जल्दी अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेगा, अपने प्रोसेसेस को डिफाइन कर लेगा, वही गेम चेंजर होगा। तो आज वर्कव्यू किस स्केल पे काम कर रहा है? वर्कव्यू देखिए सर, वी हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस इन इंडिया। हम लोग ट्राई सिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, सो वी हैव प्रेजेंस अक्रॉस दीज मेजर सिटीज। हम स्केल की जब बात करते हैं, हमने एज आई सेड की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। जी। अब वी आर प्लानिंग कि वी शुड गो टू लाइक दुबई और ऐसी कंट्रीज में हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो निखिल सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आज वर्कव्यू किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्केलेबिलिटी से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन मोटिव है, दैट इज टू गिव आवर कस्टमर्स एन ऑपरेशनल एक्सीलेंस। चाहे वो एक एजेंट यूज कर रहा है, चाहे एक बिल्डर यूज कर रहा है, हमारा सिस्टम उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत एफिशिएंट है। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो सर, ट्राई सिटी की जब मैं बात करता हूँ या मैं पंजाब की बात करता हूँ, तो वी आर वर्किंग विद 250 प्लस कस्टमर्स। ओके। एंड अक्रॉस इंडिया की जब हम बात करते हैं, वी हैव प्रेजेंस इन पुणे, वी हैव प्रेजेंस इन मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, सो जितनी भी मेजर सिटीज, एंड वी हैव डन आई थिंक क्लोज टू 1400 प्लस इम्प्लीमेंटेशंस इन मेजर सिटीज। जी। एंड इसी इसी वजह से हमें बहुत अच्छी मार्केट से फीडबैक आ रही है। और अब तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वो किस वजह से है? बिफोर स्केलेबिलिटी हम लोग अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा रहे हैं। मतलब एक्सीलेंस देना चाहते हैं आप। यस। मेरा क्वेश्चन स्केलेबिलिटी को लेके इसलिए था कि ऐसा भी सुनने में आया था कि आपने इतना ज़्यादा स्केल कर लिया कि कोई आपको ओवरटेक या कोई आपको अपने साथ लेना चाह रहा था, कोई बड़ा नाम जो हम नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही सुना सर आपने। ये बात है आई थिंक आज से 2 साल पहले की, आई थिंक 2024 की स्टार्टिंग की बात है ये। 24। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। बट यस, वी बिलीव्ड इन आवरसेल्व्स। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा करेंगे, एंड यस, वी आर डूइंग गुड, एंड टिल नाउ वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। वेरी नाइस। आपने कहा कि आप ट्राई सिटी से बाहर भी निकल गए यहाँ से काम करते हुए। सो नेक्स्ट स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं सर, वी बिलीव रियल एस्टेट सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस ना पूरी दुनिया में सेम ही है। हम अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी लोकलाइजेशंस आ जाती हैं, लेकिन रियल एस्टेट की जो एक सेल्स टीम जहाँ पे काम कर रही है, वो अगर दुबई में भी जाके काम करती हैं, तो उनके काम करने के तरीके में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल नो, सही। दैट्स वाई हम लोग अभी आवर नेक्स्ट प्लान इज टू हैव अ प्रेजेंस इन दुबई। उसके बाद हम लोग लाइक मिडिल ईस्ट में आपकी ओमान, जॉर्डन, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोग वी आर प्लानिंग टू हैव अवर प्रेजेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि ट्राई सिटी में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए आप इतने बड़े लेवल पे आप सोच रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया भी आप इसको एस्टेब्लिश करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी। देखिए, ट्राई सिटी में तो अच्छा रिस्पॉन्स है ही है। हम अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो आई थिंक आर कस्टमर्स इन पुणे में हमारे ट्राई सिटी से डबल कस्टमर्स हैं। पुणे की मार्केट जो है सर, वो बहुत ही एडवांस्ड मार्केट है। जो चीज़ें हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे आज से 5-10 साल पहले हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। सो दे आर वेरी एडवांस्ड। उनकी
टेक्नोलॉजी को लेके अडॉप्टेबिलिटी, उनको एआई को लेके अडॉप्टेबिलिटी, या फिर हम बात करते हैं कि सीआरएम के थ्रू कैसे प्रोसेसेस बनाने हैं, क्योंकि सीआरएम का पर्पस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस बनने चाहिए। बिल्कुल। आज आप 2 बंदों की टीम के साथ काम कर रहे हैं, कल को आप 200 बंदों की टीम के साथ काम करोगे, तो वो मैन्युअली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पहले ही दिन से प्रोसेसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। सो वो सीआरएम्स के थ्रू ही पॉसिबल है। सो वीरेंद्र सर, ट्राई सिटी मार्केट क्या टेक्नोलॉजी के मामले में लैग कर रहा है, अगर हम सीआरएम की बात करें? बेसिकली देखिए, यहाँ पे ट्राई सिटी में जो रियल स्टेट है उसकी आप ग्रोथ देखिए, मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो डे बाय डे जो है बिल्डर्स का ग्रोथ, आपका रियल्टर्स का ग्रोथ, आप तो यहाँ पे जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो सीआरएम को अडोप्ट करने वाले वो बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये मार्केट जो है वो लैग कर रही है अभी। तो बेसिकली क्या रेशो होगा सर इसमें? हम कह सकते हैं कि 15 to 17% जो है लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इतनी बड़ी मार्केट हो रही है, मार्केट डे बाय डे जो बड़ी हो रही है, लेकिन जो सीआरएम की अडोप्शन है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में। तो आप ये कहते हैं कि मतलब इसको अगर कोई यूज़ करेगा तो क्या उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी? ऑब्वियस, अगर आप लीड को अच्छे से मैनेज करोगे, फॉलोअप्स करोगे, आप लीड को एंगेज करोगे, तो इनकम तो इंक्रीज़ होगी होगी इसमें। इससे आपका जो डेटा है वो भी मैनेज हो जाएगा। आपको जो आगे आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो आपके डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करेगा, आपके डिसीजंस को भी इम्प्रूव करेगा। वो कैसे? अगर आपके पास डेटा मैनेजेबल है, अगर आप डेटा पे आप देख रहे हो कि आपकी टीम ने कितना काम किया है, आपकी टीम कहाँ पे लैग कर रही है, तो आप टीम को भी जो है आप सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे काम करना है ना, कितनी आपके पास लीड्स आ रही हैं डे बाय डे, आप उनको कितनी कॉलिंग करनी है ना, कैसे आपको उनको एंगेज करना है ना। आपके पास इवन आपके पास जो IVRS यूज़ करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आ रही है, तो आप कॉल्स भी सुन सकते हो कि कैसे आपके जो सेल्स पर्सन पिच कर रहे हैं, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो आपके डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके सीआरएम का, अगर आप सीआरएम को अच्छे से अगर आप अडोप्ट करते हो, अगर यूज़ करते हो तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीआरएम को यूज़ करते हुए? सॉफ्टवेयर और डिसिप्लिन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छा है, आपके पास इजी टू यूज़ है, और इसके साथ आपकी टीम डिसिप्लिन रखती है, आपकी टीम जैसे ही आपके पास डेटा है, मैनेज किया हुआ पूरा डेटा है, आप टीम को आप देते हो, तो टीम उस पे वर्क करती है, फॉलोअप्स करती है, यूटिलाइज करती है, तो आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। जितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें जो है डाइव करोगे, तो उतना ही आपको अच्छा उससे रिजल्ट मिलेगा। कितने टाइम में सर विजिबल रिजल्ट आ जाते हैं अगर मैं सीआरएम यूज़ कर रहा हूँ तो? देखिए सर, रिजल्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो रिजल्ट्स को लेके हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग पैरामीटर्स हैं। किसी के लिए लीड पे अच्छे फॉलोअप्स हो गए, ये भी एक रिजल्ट है। मेरी विजिट्स होनी स्टार्ट हो गई, ये भी एक रिजल्ट है। मेरी डील क्लोज हो गई, ये सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो जब हम बात करते हैं सीआरएम की अडॉप्टेशन और इसके रिजल्ट्स की, तो सर देखिए, पूरा प्रोसेस जो है वो आपका मैक्सिमम ऐसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 3-4 दिनों में डिफाइन हो जाता है। लेकिन जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो आप देखिए कि विद इन 15 टू 20 डेज आप बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में। आपकी टीम के फॉलोअप्स होने टाइमली स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी विजिट्स इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। क्लोज डील्स के बारे में तो आपकी सेल्स टीम, आई आई फील कि दे वुड बेटर गिव द। तो कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे एज ए वर्क व्यू आप काम कर रहे हैं ट्राई सिटी स्पेसिफिक, तो और भी तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे ना, तो वाई वर्क व्यू? देखिए सर, यस, बहुत कंपटीशन है। ये रियल एस्टेट, जब हम जेनरिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो देर आर कंपनीज जो हमारे पैरेलल हैं। जी। लेकिन कंपटीशन से पहले ही मैं व्यूअर्स को थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हमने कुछ केसेस में देखा है कि कस्टमर्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। वो मिस्टेक सबसे पहले कर देते हैं एक जेनरिक और एक रियल एस्टेट स्पेसिफिक सीआरएम को अंडरस्टैंड करने में। हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे आप कस्टमर हमें कहते हैं कि जी आप तो हमें बहुत कॉस्टली दे रहे हो, ये वाला सीआरएम तो हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो वहाँ पे ना हमारे लिए
कई बार ये चैलेंज हो जाता है उनको समझाना कि सर जो आप डिसीजन ले रहे हैं एक छोटी सी अमाउंट के लिए, तो वो आप पैसे तो खराब करोगे, पैसे इज नॉट अ पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर जो आपका टाइम खराब होगा उसको इम्प्लीमेंट कराने में, वो सबसे बड़ी बात है जी ना? अब आप कह रहे हैं व्हाई वर्कव्यू? सो वर्कव्यू की सर जब मैं बात करता हूँ तो हमारा एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि विच आर इंडस्ट्री फर्स्ट। अभी तक कोई भी रियल एस्टेट स्पेसिफिक सीआरएम्स वो चीजें नहीं दे रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। हम आई थिंक कि 99% रियल्टर्स जो हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स को रन करते हैं, जी है ना? इसमें से आप मान के चलिए कि 60-40 की रेशियो होगी। 60% ने अपनी जो मार्केटिंग है वो आउटसोर्स की होती है, 40% के पास क्या है कि इन हाउस टीम होती है, या फिर अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो वो खुद ही अपनी रील्स बनाते हैं और एड रन करते हैं, जी है ना? तो हमने जो एक नया फीचर अपने सीआरएम में लेके आए हैं, वो क्या कर रहा है सर कि आपके पास आपकी एडवर्टाइजमेंट से मान लीजिए कि 100 लीड्स आई, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, 100 में से आपने 40 लीड्स, आपको लगा कि यार ये बड़ी जेन्युइन लीड्स हैं, मुझे ऐसी ही लीड्स और चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एक नया एआई फीचर है, वो क्या कर रहा है कि वो सेम इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास दोबारा भेज रहा है। उसको ये बता रहा है कि हाँ जी, आपने जो ये लीड्स बेची हैं, हमें ऐसी ही लीड्स चाहिए। ये मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकली इसकी बहुत सारी अलग-अलग टर्म्स होती हैं, ठीक है है ना? तो वो चीज़ से क्या हो रहा है सर कि आपकी ना लीड क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हो रही है, आपकी लीड कॉस्ट कम हो रही है ना? सो दूसरी चीज़ कंपटीशन की जैसे आपने बात की, तो एक तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में वी आर वेरी अहेड। हमने एक ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसके अलावा हम लोग एआई टेलीकॉलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। ओके एआई टेलीकॉलर क्या कर रहा है कि आपके पास जैसे ही कोई लीड आती है, उसको इंस्टेंटली एक कॉल चली जाती है। वो एक एआई एजेंट की कॉल होती है, वो उसको कॉल करता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है, फिर उसके आंसर्स को आप तक बता देता है कि हाँ जी, ये लीड थी, इसके ये आंसर्स थे। इसका मेजर पर्पस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस है लीड की क्वालिफिकेशन करना। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो दिन की ना आप मान के चलिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से हज़ार-हज़ार लीड्स जनरेट कर रहे हैं। अब 1000 लीड्स पे कॉल करना तो आपके एम्प्लॉइज़ का कितना टाइम गया, बिल्कुल है सही ना? तो ये जो एआई एजेंट है, ये आपका काम जो है 30-40% मान के चलिए कि डन कर देगा। आपकी 100 में से अब 50 लीड्स जेन्युइन निकलती हैं, तो ये आपको 100 पे कॉलिंग करके बता देगा कि ये 30 लीड्स तो जी बिल्कुल जंक है ना? आप जनरली हम बात करते हैं तो फेसबुक लीड्स पे आपको सुनने को ये मिलता है कि हाँ जी, मैंने तो क्वेरी नहीं डाली थी, गलती से क्लिक हो गलती से क्लिक हो गया या कुछ हो गया, है ना? तो ये जो हमारा नया टूल आ रहा है एआई टेलीकॉलर, ये आपका टाइम बचाएगा। ऐसी लीड्स को ये पहले ही साइट पे कर देगा और उनकी क्वालिफिकेशन करके, इवन कि हमने तो ये भी चीज़ बनाई है कि वो किस तारीख को विज़िट करेगा, उससे वो ओके कन्फर्मेशन लेके आपके एग्ज़ीक्यूटिव को बता देगा कि हाँ जी, संदीप जी, ये बंदा आपके पास 15 तारीख को विज़िट के लिए हाँ कर गया। उसके बाद अब आप इसको फ़ॉलो अप कर लीजिए। जी तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर, जिनमें वी फील कि वी आर क्वाइट अहेड, बट वी डोंट नो। देखिए सर, मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, खराब प्रोडक्ट्स भी हैं। सो हमारा जो पर्पस है, एज़ आई सेड कि वी वांट टू अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, ठीक है? हमारी सर्विस में, हमारे कस्टमर्स को जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो टॉप क्लास हो, उसमें कोई भी ग्लिचेस ना हो, है ना? तो दैट इज़ द मेजर थिंग जिसको हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सर, एआई टेलीकॉलर के कारण क्या टेलीकॉलर की जॉब खतरे में है? देखिए संदीप जी, इसका बिल्कुल सीधा जवाब नहीं है। टेलीकॉलर्स की जॉब पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एआई जो है, एआई जो है वो आपके एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करेगा, बिल्कुल मतलब ख़त्म नहीं करेगा, एम्पावर करेगा उसको, उसको आप क्वालिफ़ाई करके देगा चीज़ें, उसको हेल्प करेगा। तो एआई आपका एक हेल्पर कैसे एम्पावर करेगा सर? सो बेसिकली एआई क्या करता है, एआई जब जैसे ही अब
आप देखो जैसे आपके पास लीड्स आ रही हैं, है जी। ना, आपके पास काफ़ी ट्रैफ़िक आ रहा है लीड्स का, तो आपके अभी सेल्स पर्सन अवेलेबल नहीं है या कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो है वो कॉल पहले से ही कॉल करके उसको क्वालीफ़ाई करके आपको आप डेटा बता देगा कि कितना डेटा आपका क्वालीफ़ाई हो रहा है, कितना डेटा आपका बोगस जा रहा है। तो मतलब वो आप कह रहे हो फिल्ट्रेशन कर देगा। फ़िल्ट्रेशन कर देगा। ओके। तो एआई आपका फ़िल्ट्रेशन करके देगा, आपके सेल्स पर्सन को जो है फ़ोकस करने के लिए लीड्स दे देगा कि आपकी 100 में से जैसे 30-40 लीड्स जो है वो आप फ़ोकस कर सकते हो, बाकी लीड्स को आपको फ़ोकस करने की नीड नहीं है। ओके, काम इजी हो जाएगा उनके लिए। तो निखिल सर, आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट सीआरएम का फ्यूचर क्या है? देखिए सर, आने वाले अगर हम बात करते हैं 4 से 5 साल की, तो वही ऑर्गेनाइजेशंस आगे ग्रो करेंगी जो सिस्टम ओरिएंटेड हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू चलती हैं, ठीक है? तो रियल एस्टेट सीआरएम्स की सर डिमांड तो बढ़ ही रही है और ये और बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए, एआई वर्ड की हम बात करते हैं, तो आज की डेट में हर बंदा एआई के बारे में जानना चाह रहा है कि एआई क्या है? एआई क्या है ना? सो इस वजह से क्या हो गया कि अब सीआरएम्स की जो एक हम कहते हैं कि मार्केट में अवेयरनेस है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब आने वाली जो हमारी वर्कफ़ोर्स है, दे आर वेरी मच अवेयर। उनको पता है कि हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कैसे एम्पावर करना है, ठीक जी। है? तो सीआरएम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर, ये बढ़ती ही रहने वाली हैं, है ना? और हम बात करते हैं जब प्रोडक्ट्स की, तो ऐसे कई सारे फीचर्स जो हैं, जो लाइन्ड अप हैं, वो हम अपने सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो और बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं संदीप जी। आप देखिए कि एक लीड जनरेशन से लेके आज की डेट में ऐसे टूल्स आ गए हैं, आप यूएसए में बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के आप अपने पूरे फ्लैट का एक टूर कर सकते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल टूर्स, है ना? तो जब सारी चीज़ें डिजिटल मूव हो रही हैं, तो रियल्टर्स को अपनी डायरीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी। उनको स्मार्ट सिस्टम्स पे आना ही पड़ेगा। सो जो रियल्टर्स, एजेंट्स या बिल्डर ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सो देखिए, ओल्ड मेथड्स नहीं मैं उनको कह सकता, मैं आज की डेट में उन चीज़ों को कहूँगा कि वो एक बैड हैबिट्स हैं, वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें अगर आगे निकलना है, तो हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना ही होगा। आप नहीं होंगे तो आपके कंपीटिटर शिफ्ट हो चुके हैं, वो ज़्यादा आगे चले जाएँगे। जो एजेंसी ओनर्स हैं, उनके लिए एक एडवाइस? एजेंसी ओनर्स, मैं एडवाइस से पहले ये कहूँगा कि वो जो आज की डेट में सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि दे आर स्पेंडिंग टू मच ऑन लीड जनरेशन, बट दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन लीड मैनेजमेंट। तो लीड जनरेट करना एक अच्छी बात है, लेकिन जनरेट होने के बाद आप उनको मैनेज कैसे कर रहे हो, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So I feel कि agents and realtors should focus on managing the leads. और अगर सोलो जो फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रो टिप? देखिए सर, डाटा को मैनेज करना और प्रोसेस बनाना, चाहे वो एक सोलो है, वो चाहे एक बड़ी फर्म है, इज़ अ सेम थिंग। तो आज से ही वो अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको स्केलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सो निखिल सर एंड वीरेंद्र सर, आपने आज टाइम निकाला और आपने इतनी डिटेल में और इतने सिंपल वर्ड्स में सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे एक टीम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, इतनी जबरदस्त नॉलेज दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। आपने टाइम दिया आपने पॉडकास्ट के लिए। सर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस निकाले। आई होप कि व्यूअर्स समझ पाएंगे इस चीज़ को। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहां पे बात हुई सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो रियल एस्टेट की बैकबोन है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आज जो हमारे वर्क व्यू के फाउंडर्स थे, उन्होंने बड़े सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन किया कि जैसे यमराज के दरबार में चित्रगुप्त का अकाउंटेंट होता था कि आपके कर्मों का लेखा जोखा रखता था पूरा, कि कैसे कैसे कर्म करके आए, वैसे ही सीआरएम आपकी लीड को मैनेज करेगा और लीड मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी जो
पॉइंट है रियल एस्टेट में वो है क्योंकि जो सबसे पहले अपनी लीड पे कॉल करेगा वही सबसे ज़्यादा पैसे बनाएगा। इसी तरह के वैल्यूएबल एजुकेशनल पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रॉपर्टी पॉकेट्स को और शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।